वेलकम टू इंडेप चैनल। दोस्तों, आज मैं आप सभी के सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, खासकर ऐसे लोगों के लिए जिन्हें कि ऑटोटॉक्सिक दवाइयों से हेयरिंग लॉस हुआ है। हालांकि ये वीडियो पूरी तरह हेयरिंग लॉस पर नहीं है। ये जो वीडियो है ये है मेनली उन दवाइयों के ऊपर जो कि लंबे समय तक लेने पर हमें बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो सकती हैं, खासकर हेयरिंग से जुड़ी हुई, इम्यूनिटी से जुड़ी हुई और शरीर के बाकी अंगों से जुड़ी हुई। तो आज हम इसकी ही जानकारी लेंगे मेनली। इसके अलावा हम किट के बारे में भी जानेंगे, क्योंकि कई या फिर ये कहना चाहिए बहुत से लोगों के ऑर्डर हैं, बहुत से लोगों के पेंडिंग ऑर्डर हैं जिन्हें मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूँ और हमने इस किट को देने के कुछ नियमों में बदलाव किया है, इन्हें आसान बनाया है। तो हम आज इन सभी के बारे में बात करेंगे। तो जो हमारा सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो ये है कि दोस्तों मेरे पास ऐसे कई अभी कम से कम 40 से 50 ऐसे केस रखे हुए हैं और ऐसे मैंने सैकड़ों केस देखे जिनमें कि व्यक्ति को MDR टीबी हुई, यानी कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, जिसमें कि आपको टीबी होती है, फिर इलाज चलता है जो ज़्यादातर 2 महीनों तक चलता है, 6 महीनों तक चलता है, और जिसमें कि मेनली डॉट्स प्रोग्राम चलाया जाता है। डॉट्स कोई दवा का नाम नहीं है, इसे डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट फॉर शॉर्ट टर्म कहा जाता है, जिसे कि शॉर्ट फॉर्म में डॉट्स कहा जाता है। ये नॉर्मली 6 महीने चलाया जाता है और इसे पहले हम नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम यानी कि NTEP की तरह जानते थे। तो जो डॉट्स हैं इसमें नॉर्मली 6 महीने तक आपको दवाइयाँ दी जाती हैं और जो मेन दवाइयाँ रहती है वो होती है आइसोनियाज़ाइड और रिफेमेसिन। इसके अलावा एथमाब्यूटॉल वगैरह कुछ दवाइयाँ दी जाती है। कहने का मतलब ये है कि मल्टीपल दवाइयाँ दी जाती हैं ताकि टीबी की कंडीशन को नियंत्रित किया जा सके। लेकिन कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनकी ये जो कंडीशन है वो अनियंत्रित हो जाती है और उन्हें इसके बाद यानी कि उनका जो नॉर्मल टीबी था वो MDR टीबी में बदल जाता है, जिसे कि हम मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट टीबी कहते हैं। तो इसमें होता यह है कि फिर उन व्यक्तियों को डॉट्स प्लस प्रोग्राम में जाना पड़ता है, जो कि नॉर्मली 18 से 24 महीनों तक यानी कि 1.5 साल से 2 साल तक चल सकता है। और इसमें जो दवाइयाँ दी जाती हैं वो मेनली होती हैं अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स, चाहे वो कैनामाइसिन हो, नियोमाइसिन हो, जेंटामाइसिन हो। इसके अलावा कई बार लीवोफ्लेक्सेसिन भी दी जाती है और पैराअमीनो सैलिसाइक्लिक एसिड भी दिया जाता है, जिसे PAS कहते हैं। और दोस्तों यही दवाइयाँ जो है वो हमारे कानों के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है और ऐसे मेरे पास न जाने कितने केस रखे हुए हैं और कितने केस मैंने देखे हैं, सॉल्व भी किए हैं, जिसमें कि ऑटोटॉक्सिक दवाइयों के कारण व्यक्ति को हेयरिंग लॉस हुआ, खासकर MDR टीबी के बाद। तो हम आज इसी की बात कर रहे हैं और हम आज इसी को मैनेज करने के और इसकी सावधानियों के बारे में मेन जानकारी लेंगे। तो देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस केवल टीबी की वजह से ही आता है, यानी कि MDR टीबी की वजह से ही आता है। ऐसे कई कारण और ऐसी कई बीमारियां हो सकती है जिनमें कि जो हमारी बॉडी है वो ड्रग को रजिस्ट करती हैं, जैसे कि कई तरह के कैंसर, HIV, इसके अलावा कई तरह के सेप्सिस। तो ये जो कुछ ऐसी कंडीशन है इनमें जो हमारी बॉडी है वो जो नॉर्मल जो ड्रग दिए जा रहे हैं उनको रजिस्ट करती है। इससे एक तरह से रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है और वो जो कंडीशन है इन बीमारियों की वो और ख़राब होती जाती है। इसके बाद हमें ज़रूरत पड़ती है सेकंड लाइन ऑफ ड्रग्स की। जैसे कि अगर मैं MDR टीबी का एग्जांपल लूँ तो मैंने आपको बताया कि डॉट्स प्रोग्राम जो चलता है उसमें स्टार्टिंग के 6 महीने के लिए हमें दी जाती है रिफेमेसिन, आइसोनियाज़ाइड, इस तरह की दवाइयाँ। उसके बाद जब इनसे भी कंट्रोल नहीं होता है तो हम ये समझ जाते हैं कि स्थिति बिगड़ चुकी है, अब हमें डॉट्स प्लस में जाना पड़ेगा। और उसके बाद हम सेकंड लाइन ऑफ ड्रग्स की तरफ मूव करते हैं, जिसमें कि मैंने आपको बताया कि अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स मेन होती है, जैसे कि कैनामाइसिन वगैरह, जिसके ऊपर आज हमारा वीडियो है। तो ये जो दवाइयाँ हैं जब ये हम लंबे समय तक लेते हैं तो ज़्यादातर लोगों को इनके कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट तो आते ही हैं और बहुत से लोगों को हेयरिंग लॉस और टिनाइटिस की समस्या भी आती है। और जो MDR टीबी से होने वाला जो हेयरिंग लॉस है वो मेनली इन्हीं एंटीबायोटिक्स के कारण आता है, चाहे वो कैनामाइसिन हो, नियोमाइसिन हो या दूसरी कोई लीवोफ्लेक्सेसिन वगैरह। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ये केवल उन्हीं लोगों को होता है जो छोटे शहरों में रह रहे हैं या जिनके पास स्वास्थ्य सुविधाएं उतनी अच्छी नहीं हैं या जिन पर इतनी अच्छी तरह से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं है, ये कहीं भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। जिसको भी MDR टीबी या इसी तरह के कोई रोग हैं और जो इस तरह की दवाइयों पर है लंबे समय से, तो चाहे वो किसी छोटे शहर में या गाँव में रह रहा हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे कोई वो बड़े शहर या मेट्रो सिटी में रह रहा हो। क्योंकि मेरे पास दिल्ली मुंबई के भी केस रखे हुए हैं और मेरे पास बिहार के और झारखंड के छोटे से छोटे जो गांव हैं जिनका आपने, यहाँ तक कि मैंने भी कभी नाम नहीं सुना था, उनके भी केस रखे हुए हैं।
तो कुल मिलाकर इस चीज़ को प्रिवेंट आपका हेल्थ केयर प्रोवाइडर ही कर सकता है, आपका डॉक्टर ही कर सकता है, अगर कि वो जागरूक है, अगर कि वो जानता है कि इन अमीनोग्लाइकोसाइड्स, एंटीबायोटिक्स और ऑटोटॉक्सिक दवाइयों के लंबे समय के उपयोग के कारण व्यक्ति को हेयरिंग लॉस की समस्या काफ़ी हद तक हो सकती है। और अगर इसके लिए वो पहले से ही, यानी कि उपचार करना शुरू करने से पहले से ही या उपचार के दौरान ही अगर वो आपको प्रिवेंटिव मेजर्स बताता है, तो आपका जो नुकसान है वो कम से कम होगा, या फिर कई मामलों में नहीं भी होगा। तो कुल मिलाकर दोस्तों, छोटे बड़े शहर की या स्वास्थ्य सुविधाओं की बात नहीं है, ये बात है जागरूकता की, और आपका हेल्थ केयर प्रोफेशनल अपने काम के प्रति और बियॉन्ड द नॉर्मल रूटीन जाकर आपको किस तरह से ट्रीट करता है। अब मैं आपको एक ऐसे ही केस के बारे में बताता हूँ, हालांकि मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं आपको एक ऐसे ही केस के बारे में बताता हूँ जो मेरे पास है और जो काफ़ी कठिन केस है। तो ये देखिए, मैं पढ़कर बताता हूँ आपको। ये हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, इंस्टाग्राम पर भी मुझसे जुड़े हैं। इन्होंने मुझसे बताया था कि मुझे 2012-13 में MDR हुआ था और इसके बाद कैनामाइसिन इंजेक्शन 2 साल तक लगाए थे, जिससे मुझे हेयरिंग लॉस हुआ। कई डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने बताया कि कान की नस सूख गई है। MDR की वजह से, अब दोस्तों आप बहुत ही ध्यान से सुनिए, MDR की वजह से मेरे लंग्स इन्फेक्टेड हुए थे और लंग्स वीक हो चुके हैं, मेरा हार्ट भी वीक है। और उसी समय यानी कि इसी दौरान किडनी में स्टोन हो गए, तब उनकी लेप्रोस्कोपी यानी कि लेज़र ट्रीटमेंट किया गया था। और अभी भी मेरे साथ ये कई तरह की कंडीशन है। हालांकि अभी मेरी कोई दवाई नहीं चल रही है, लेकिन मेरा हार्ट अभी वीक है और मेरी इम्यूनिटी भी वीक बनी हुई है। साथ ही मुझे हेयरिंग लॉस और टिनाइटिस दोनों समस्या है। तो अब दोस्तों आप खुद समझिए कि यदि समय पर ध्यान दिया जाता इनके साथ, तो इनको जो समस्या थी वो तो ठीक है, उसका उपचार चलता रहता, लेकिन जो बाद में जो हेयरिंग लॉस और टिनाइटिस जैसी समस्या हुई है, कम से कम वो तो नहीं होती। तो आज इस वीडियो का उद्देश्य यही है कि यदि किसी को MDR है, यदि किसी को इस तरह की कोई कंडीशन है कि जिसमें आपको लंबे समय तक अमीनोग्लाइकोसाइड दवाइयाँ, खासकर कैनामाइसिन, नियोमाइसिन, जेंटामाइसिन या लिवोफ्लॉक्सिसिन या फिर दूसरी दवाइयाँ आपको लेना पड़ रही है, तो निश्चित रूप से आप उस वल्नरेबल कैटेगरी में शामिल हो जाते हैं कि आपको भविष्य में हेयरिंग लॉस और टिनाइटिस की समस्या पैदा हो सकती है। तो अब इनके लिए, इन्हें रोकने के लिए हम क्या करें? और दूसरी बात, जिन्हें ये समस्या हो चुकी है, क्या उन्हें मेडिकल किट जो मैंने बनाई है वो दी जा सकती है? तो इसके बारे में हम अब जानकारी लेते हैं, वो भी बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में। देखिए, कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ और कुछ चीज़ें हेल्थ केयर प्रोफेशनल को भी ध्यान में रखनी चाहिए। तो पहली चीज़ जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल को ध्यान में रखनी चाहिए वो ये है कि जब भी किसी को MDR, TB हो या इसी तरह की कोई समस्या हो जिसमें कि आपको लंबे समय तक इन दवाओं को देना पड़ेगा, तो पहले से ही उसको एंटीबायोटिक्स इंजेक्शन देने से पहले ही आप उनको मल्टीविटामिन या फिर ऐसी चीज़ें दें जिनसे कि इनकी इम्यूनिटी ठीक रहे। आप उन्हें कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट दीजिए, कई कॉम्बिनेशन में देख सकते हैं आप। इसके अलावा उनको लगातार मॉनिटर करते रहिए कि क्या उनके हेयरिंग पर प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है, नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा है। और हाँ, आप एक बात ध्यान रखिए, जो भी आप मल्टीविटामिन दे रहे हैं, मल्टी मिनरल दे रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़रूरी है, आप उसमें सबसे पहले तो विटामिन E ना दें, क्योंकि ये जो MDR, TB की जो दवाइयाँ हैं या इंजेक्शन है, इनके प्रभाव को कम कर सकती है। आप विटामिन C भी ना दें। आप इसके अलावा N-एसिटाइलसिस्टीन, ये प्रूवन नहीं है अभी कि ये रोकेगा ही रोकेगा, लेकिन आप इसको बहुत ही सोच समझ कर दें। इसके अलावा आप अल्फ़ा लिपोलिक एसिड यानी ALA भी ना दें। ये सभी जो चीज़ें हैं, ये क्या करती हैं, ये जो दवाइयाँ हैं उनके असर को कम कर देती हैं, जिससे कि जो ड्यूरेशन है कोर्स की वो बढ़ जाती है। तो आप ध्यान रखें। और इसके अलावा अब मैं आपको बताता हूँ कि आप क्या दे सकते हैं। तो देखिए, आप मैग्नीशियम ज़रूर दीजिए, आप जिंक ज़रूर दीजिए। इसके अलावा आप ओमेगा 3 फैटी एसिड या फिर कॉड लिवर ऑयल ये ज़रूर दीजिए। आप इन्हें ग्रीन वेजिटेबल्स या फ्रूट्स दे सकते हैं। और इसके अलावा ऐसी कई चीज़ें हैं जो कि आप इन्हें दे सकते हैं, जो कि इनकी इम्यूनिटी को प्रिवेंट करेंगी, जिसमें कि मेनली फ्रूट एंड सलाद है और कुछ तरह की हमें सप्लीमेंट्स ऊपर से लेने पड़ते हैं। तो ये तो बहुत अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। मेन चीज़ ये है कि आपको विटामिन E नहीं देना है, विटामिन C नहीं देना है। N-एसिटाइलसिस्टीन आप अपने जांच पर देंगे, ये दोनों तरफ से काम करेगा, यानी कि ये हेयरिंग को प्रिवेंट भी करेगा, लेकिन साथ ही ये जो आपकी ड्रग है उसकी इफेक्टिविटी को कम भी कर सकता है। और इसके अलावा आप अल्फा लिपोलिक एसिड भी नहीं देंगे। सॉरी। हाँ, और मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया कि आप सेलेनियम ज़रूर दीजिए।
सेलेनियम मैंने कई लोगों को बताया भी है। कई लोगों का जो मैं कस्टमाइज़ प्लान बनाता हूँ उसमें मैंने उन लोगों को सेलेनियम भी दिया है, तो आप सेलेनियम ज़रूर दीजिए। ये आपकी जो माइटोकॉन्ड्रिया है वहाँ जाकर उसको एनर्जी देगा, और जब कोशिकाओं को ताकत मिलेगी तो सभी तरह के जो नेगेटिव इफेक्ट है बॉडी पर वो कम होंगे। तो आई होप दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स, कैनामाइसिन, नियोमाइसिन वगैरह, MDR टीबी यानी कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, और इसी तरह के दूसरे डिसीज़, चाहे वो HIV हो, चाहे वो सेप्सिस हो, या चाहे वो दूसरा कोई भी हो, कैंसर हो, इनमें लंबे समय तक यदि ये दवाइयाँ चलती हैं तो हेयरिंग पर प्रभाव पड़ सकता है। आपके लिए सबसे अच्छा यही रहेगा स्टार्टिंग में ही आप प्रिवेंटिव मेजर्स अपना लें। अपने एंटीबायोटिक्स के साथ साथ मल्टीविटामिन, मल्टीमिनरल आप अच्छी तरह से लें, डॉक्टर की निगरानी में लें। जो मैंने चीज़ें बताई हैं यानी विटामिन E, विटामिन C वगैरह, नेक, अल्फा लिपोलिक एसिड, ये सब आप ना लें। आप सेलेनियम लें, मैग्नीज लें, मैग्नीशियम, जिंक, इसके अलावा आप ग्रीन सलाद, ग्रीन वेजिटेबल, फ्रूट्स, ये सब लें तो जो आपकी हेयरिंग का नुकसान है वो कम से कम होगा। और यही था आज के वीडियो में हमारा मेन टॉपिक। अब दूसरा टॉपिक ये है कि क्यों कई ऑर्डर्स आने के बाद भी मैं आपको किट नहीं दे पा रहा हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको इंस्टाग्राम पर कई लोगों को बताया था कि जो मेडिसिनल किट का एक बड़ा कंसाइनमेंट था वो चोरी हो गया है, तो इसलिए मैं वहाँ पर बिज़ी था। लेकिन अब प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती जा रही है और हमने इसमें एक चेंज करा है कि जो पहले मैं किट आपको 2 महीने के लिए 1750 रुपये में दे रहा था, और इसके साथ साथ मैं आपसे एक कंसेंट भी मांग रहा था वीडियो फॉर्म में, तो उसको अब मैंने हटा दिया है। अब इस प्रोसेस को हमने सिंप्लीफाइड किया है। आप केवल 1 महीने की किट लीजिए और आपको वीडियो फॉर्म देने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैं इंस्टाग्राम पर कंसेंट लेटर भेजूंगा, आप उसका प्रिंट निकलवाइए, आप उस पर सिग्नेचर करके मुझे वापस भेजिए, और 1 महीने की किट लेकर, जो कि आपको लगभग 850 या 870 में पड़ेगी, आप उसे कंटिन्यू करके उसका प्रभाव देखिए। और इसके बाद अगर आपको लगता है ये ठीक है तो आप उसे फर्दर कंटिन्यू करिए। चूँकि आपको उसके सभी कंपोनेंट्स पता चल चुके होंगे तो आपको दोबारा या बार बार मुझसे लेने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसे लगी या आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट ज़रूर करें। और यदि आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम ID इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड अगेन, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।